नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, अध्ययन श्रृंखला की अगली सीरीज में हम लोग आज पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 2013 के 1 से 50 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग 51 क्वेश्चन से लेकर के 125 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। ये पेपर आपका प्रवक्ता चयन परीक्षा यानी पीजीटी एजुकेशन का है। पीजीटी एजुकेशन ये 2013 में पेपर आ चुका है, उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और जानना चाहते हैं कि इस लेक्चर को पढ़कर आपको क्या फायदा होने वाला है, तो अगर आपका संबंध शिक्षा साथ से कहीं भी दूर दूर तक है तो आप इस लेक्चर से लाभान्वित होंगे। चाहे जिस प्रकार की परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो, आप चाहे पीजीटी की कर रहे हो, आप हायर में बैठने वाले हैं, आप नेट का एग्जाम देने वाले हैं, आप टेट और सुपर टेट में भी इवेंट जाने वाले हैं, तो भी आप अन्य प्रदेशों के भी एग्जाम अगर देने वाले हैं तो भी इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए और ये आपको जरूर फायदे करेंगे। चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रेरक है? पकड़िए, यहाँ पर सामाजिक प्रेरक है तो भूख, प्यास, आत्मगौरव और प्रेम। तो भूख, प्यास और प्रेम ये कैसे प्रेरक हैं आपके? ये सभी प्रेरक जो हैं वो आपके स्वयं से संबंधित है, समाज से संबंधित है। आत्मगौरव, सामाजिक प्रेरक की श्रेणी में हम आत्मगौरव को रखेंगे। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन बढ़िया है और बहुत कंफ्यूज करता है और कई बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने कहा कि आप कहीं से भी संबंधित है। सुपर टेट में भी इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और टेट में भी इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ, कहीं से भी आप हैं आपको समझ में ये चीजें मिलेंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में से कौन से बुद्धि के थ्रस्टन के सिद्धांत में एक प्राथमिक मानसिक योग्यता है? तो 7 प्रधान मानसिक योग्यताओं का उल्लेख थ्रस्टन महोदय ने किया था, ठीक है, जिनमें से ये जो सामने लिखी हुई है और मैंने आपको लेक्चर में भी पढ़ा रखा है, उन 7 मानसिक योग्यताओं का उल्लेख उन्होंने किया। इसमें से कौन सी नहीं है, इसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया? तो सांख्यिकीय योग्यता, जिसे न्यूमेरिकल एबिलिटी कहा गया है, या कहीं कहीं पर आपको आंकिक योग्यता भी पढ़ने को मिलेगा। शाब्दिक योग्यता के बारे में भी बताया है, शब्द प्रवाह के बारे में भी बताया है, स्थानगत यानी दिशा संबंधी स्पेशल एबिलिटी के बारे में भी इन्होंने बताया है। यांत्रिक योग्यता, हाँ, इसके बारे में थ्रस्टन ने कोई उल्लेख नहीं किया, तो यहाँ पर विकल्प के आधार पर, प्रश्न के आधार पर पूछा गया है कौन सा एक प्रधान मानसिक योग्यता नहीं है, तो यांत्रिक योग्यता प्रधान मानसिक योग्यता का, इस यांत्रिक योग्यता का उल्लेख थ्रस्टन ने अपनी बुद्धि के सिद्धांत में नहीं किया। अगला लेक्चर देखते हैं। कहता है 53 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं हो सकता। तो सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं हो सकता, कौन कौन ऐसे कारण हैं जो सामाजिक परिवर्तन नहीं लाने देंगे? तो प्राकृतिक विपदा से सामाजिक परिवर्तन आ सकता है, मनोवैज्ञानिक तनाव से भी परिवर्तन संभव है, सांस्कृतिक जड़त्व और सांस्कृतिक संश्लेषण। तो यहाँ पर जड़त्व की जैसी बात आएगी तो परिवर्तन की जब बात आई है तो यहाँ पर परिवर्तन को जड़त्व ही रोकेगा, इसीलिए यहाँ पर जवाब आपका सांस्कृतिक जड़त्व होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा में अवरोधन का क्या अर्थ है? तो शिक्षा में अवरोधन का अर्थ क्या है? उपर्युक्त विद्यालयों की कमी, अपव्यय व अवरोधन का उल्लेख किसने किया? बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है और मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया हुआ भी है। तो अपव्यय व अवरोधन का उल्लेख किसने किया? पहली बार ये मैंने आपको बताया है प्रयास, चलिए मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार। तो हर्टॉग कमेटी ने इस विषय पर उल्लेख किया। तो अब उस अपव्यय व अवरोधन में, सब अपव्यय व अवरोधन में अवरोधन का क्या अर्थ है? तो कह रहा उपर्युक्त विद्यालयों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, छात्रों द्वारा निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा करने में असफलता और विद्यालयों में उपयुक्त साज सज्जा का अभाव। देखो, विकल्प के आधार पर सी वाला ऑप्शन सही है, लेकिन अवरोधन का अर्थ वास्तव में जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है उसमें और वास्तविक अर्थ में क्या अंतर है? इतना अंतर है कि छात्रों का 1 वर्ष से अधिक अपनी क्लास में रुकना अवरोधन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आएगी और इसे ही अवरोधन कहा जाएगा, जिसको इस रूप में भी यहाँ पर परीक्षा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3R के शिक्षण में कौन सम्मिलित नहीं है? तो
3R में यहाँ क्या आएगा, 3R में यहाँ क्या आएगा, तो 3R में यहाँ आएगा रीडिंग, ठीक है, यहाँ क्या आएगा, रीडिंग, राइटिंग, ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रीडिंग, राइटिंग, और तीसरा क्या होगा हमारा, अर्थमेटिक, तीसरा क्या होगा हमारा, अर्थमेटिक, ठीक, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। तो रीडिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, अर्थमेटिक हो गया, तो यहाँ पर रिसाइटिंग नहीं आएगा, ठीक है, दोहराना जवाब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राप्तांकों के एक समूह को मध्यमान m है, प्राप्तांकों के समूह का एक मध्यमान m है और मानक विचलन s है। यदि प्रत्येक प्राप्तांक को 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो नया मध्यमान तथा मानक विचलन क्या होगा, ms, m3s, m3s और 3m 3s, यहाँ पर ये होना चाहिए 3m और 3s, ठीक, यहाँ पर होना चाहिए 3m और, अच्छा ऊपर दिया, हाँ कहीं पर भी या यहाँ पर होता, ठीक, कहीं पर 3m, क्योंकि 3 गुना, जब देखिए ये बात यहाँ पर ध्यान रखिए, जब जोड़ने की बात आएगी, ऐड और सब्सट्रैक्शन की बात आएगी, जब ऐड और सब्सट्रैक्ट की बात आएगी, ऐड और सब्सट्रैक्ट की बात आएगी, तो वहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, जब ऐड और सब्सट्रैक्शन की बात आएगी तब स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पर अगर कहा जाएगा 3 गुना कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर गुना की बात आएगी तो आपका जो जवाब होगा 3m 3 गुना ये होगा और 3m 3s ही होगा। ये बाकायदा सवाल के माध्यम से प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। आगे सांख्यिकी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर ये सवाल वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है। फिलहाल फिर से रिवीजन बैच स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो आगे 1 जून से हम लोग रिवीजन बैच भी स्टार्ट करेंगे, जैसा आपका रिस्पॉन्स मिलेगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य प्राप्ति में प्रमुख समस्या क्या है। तो प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण का मतलब क्या होता है, सार्वभौम सबको मिल जाए, प्राइमरी एजुकेशन सबको मिल जाए, तो इसी के लिए इतने सारे प्रयास चल रहे हैं। लेकिन इस लक्ष्य प्राप्ति में प्रमुख समस्या क्या आ रही है, इस बात को उल्लेख किया गया है। तो कहा गया है क्या समस्या आ रही है, शिक्षा के समान अवसरों का अभाव है, गरीबी है, शिक्षा के प्रति रुचि का अभाव है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फिलहाल इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर ये माना गया है, शिक्षा के प्रति रुचि का अभाव, कौन पढ़े, ठीक है, पढ़े लिखे से कुछ ना होए और घर बैठे जानते हो आगे क्या होगा, ठीक। 58 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति के सामाजिक स्तर में परिवर्तन क्या कहलाता है। एक व्यक्ति के सामाजिक स्तर में परिवर्तन, ठीक है, उसका सोशल स्टेटस जो है वो चेंज होगा, वो क्या कहलाएगा, सामाजिक गतिशीलता कहलाएगा कि सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा, कि प्रवचन कहलाएगा कि सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाएगा। तो वी नो वेरी वेल कि ये कहलाएगा सोशल मोबिलिटी, यानी सामाजिक गतिशीलता, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन नहीं कहलाएगा। समाज के मूल्यों सिद्धांतों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, सांस्कृतिक परिवर्तन भी लगभग वही परिभाषा उसकी होती है। सामाजिक स्तर में जब परिवर्तन होगा तो वो हमारा सामाजिक गतिशीलता कहलाएगा, ठीक है, एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 59 नंबर का, एक जो सब्जेक्टिव टेस्ट है निबंधात्मक परीक्षण में, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में, ठीक, निम्नलिखित में से किसकी जांच हम न्यूनतम कर सकते हैं। कौन सी चीजें, तो मैंने आपको बताया हुआ टेस्ट, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट और आपके सब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने चाहिए, अच्छा बात है, लेकिन उसकी भी अपनी कमी है। सब्जेक्टिव टेस्ट अच्छा है, उसकी भी अपनी कुछ कमियां हैं। तो क्या अच्छाइयां हैं या क्या इसमें कहा गया है कि वो टेस्ट अगर लेंगे तो किस चीज की जांच हम कम से कम कर पाएंगे। तो कहा गया भाषा क्षमता नहीं, विषय वस्तु संगठन नहीं, मौलिकता नहीं, तथ्यात्मक सूचना। हाँ, बच्चे कॉपी में बना बना कर लिखते हैं, बहुत सारी कॉपियां जो है ऐसी हम लोगों ने चेक की, तो उसमें लिखा था राधा कृष्ण, पूछा गया था कब बना, तो वो राधा कृष्ण की कहानी लिख रहे थे कि राधा को कृष्ण से बहुत प्रेम था, ऐसी चीजें हैं। तो आप सबने भी जब नहीं आता है तो बना बना के लिखा ही जाता है। तो तथ्यात्मक सूचना जो है उसमें नहीं मिल पाती है। बाकी भाषा क्षमता, विषय वस्तु संगठन और मौलिकता तो आई जाती है। वाह, मौलिकता की तो कोई कमी ही नहीं है, क्या क्या लिख दिया जाए, भगवान ही मालिक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि यथार्थवाद तथा आदर्शवाद के समन्वय वाली शिक्षा व्यवस्था किसने अपनाई थी। तो महात्मा गांधी ने अपनाई थी कि श्री अरविंद ने अपनाई थी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि स्वामी विवेकानंद
नंद ने, तो फिलहाल यहाँ पर जवाब होगा महात्मा गांधी ने, या महात्मा गांधी की शिक्षा जो है वो क्या कहलाती है, कहलाती है कि इन्होंने यथार्थवाद और आदर्शवाद का समन्वय किया था। ठीक, और भी कई सारी बातें हैं परिभाषा के रूप में पूछी गई हैं, मैंने नोट्स में बताया भी है। यशपाल कमेटी के अनुसार, अगला क्वेश्चन क्या है, शैक्षिक इतिहास से है। यशपाल कमेटी के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए? तो मेरे दोस्तों इस बात को ध्यान रखो कि यशपाल कमेटी ने जब सुझाव दिया था तो कहा था कि वर्तमान में 1:40 है, वो आगे चलकर इसको क्या कर दिया जाए तो 1:30 कर दिया जाना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर कितना होना चाहिए, वो 1:40 के रूप में ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बाकी आप सभी विद्वान हैं, कुछ गड़बड़ होगा तो आप बताइए। कौन सी एक अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं है? कौन सी एक अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं है? तो क्या है एक अच्छी, अब इसको पढ़ लेते हैं कि अच्छे प्रश्न की विशेषता होती क्या है। संक्षिप्त और प्रत्यक्ष होने चाहिए, लंबे और अप्रत्यक्ष, सरल और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, केवल एक सही उत्तर होना चाहिए। तो लंबे और अप्रत्यक्ष नहीं होने चाहिए। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न फिर से शैक्षिक इतिहास का है। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के इतिहास में जो प्रथम आयोग गठित हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन है, वह किससे संबंधित था? तो स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले हमने किस पर ध्यान दिया? प्राथमिक शिक्षा पर कि माध्यमिक शिक्षा पर, विश्वविद्यालय शिक्षा पर और तकनीकी शिक्षा पर। बहुत तेजी में आप रहेंगे तो हो सकता है प्राथमिक शिक्षा पर मार दें, लेकिन स्वतंत्र भारत के पश्चात सबसे पहला आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के संदर्भ में गठित किया गया 1948 में, राधाकृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जिसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि बुद्धि परीक्षण की विषय वस्तु अभिवृत्ति और मूल्यों से संबंधित हो तो वह परीक्षण कैसा होगा? तो पहला कहता है विश्वसनीय नहीं होगा, वैध नहीं होगा, विषयनिष्ठ नहीं होगा और व्यापक नहीं होगा। तो मेरे भाई आप ये बताओ कि जो वस्तुनिष्ठ बुद्धि परीक्षण है वो अभिवृत्ति मापने के लिए थोड़ा है, जो बुद्धि परीक्षण है वो मूल्यों के मापन के लिए थोड़ा है। बुद्धि परीक्षण तो बुद्धि क्षमता की जो बातें हैं उनको मापने के लिए होता है। तो जो परीक्षण जिस चीज के लिए निर्मित किया जाता है यदि वह उसको नहीं मापता है तो हम उस परीक्षण को वैध परीक्षण नहीं कहते। ठीक है, यहाँ पर क्या जवाब होगा? वैध परीक्षण नहीं। बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रायड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विकास की तीसरी अवस्था है? ठीक है, तो मुखावस्था, गुदावस्था, शेषनावस्था, सुप्तावस्था। तो मुखा, गुदा, लिंगा या शेषनावस्था और सुप्तावस्था, इस तरीके से अवस्थाएं बताई गई हैं। और यहाँ पर जो हमारा जवाब होगा वो क्या होगा? ये लेटेंसी स्टेज या सेशन या लिंगावस्था भी हम इसको कहते हैं। बाकायदा मैंने मनोविश्लेषणवाद में आपको ये पढ़ा रखा है, पूरी बातें, लेक्चर सारे अपलोड है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आदर्श है? आदर्शवाद के अनुसार आत्मानुभूति है, जीवन निर्वाह है, नागरिकता है या सामाजिक सामंजस्य है? तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आदर्श है आत्म अनुभूति। ठीक है, आत्म अनुभूति, बिल्कुल। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था ये। प्रभावात्मक, दमनात्मक, प्रभावात्मक एवं दमनात्मक दोनों और मुक्त्यात्मक। तो प्रकृतिवाद मुक्त्यात्मक प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है। ठीक है, 2011 में भी ये प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे शिक्षक को अद्यतन पढ़ना चाहिए हमेशा, मतलब ऑलवेज। अरस्तु, अद्यतन का मतलब अपडेट होता है। फिलहाल यहाँ पर हम इसी रूप में लेंगे। पहला क्या है, अरस्तु, रूसो, जॉन डीवी और टैगोर। फिलहाल ये बात रूसो ने कही थी। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे शिक्षक को अद्यतन पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी साक्षात्कार विधि की एक कमजोरी नहीं है? साक्षात्कार विधि की कौन सी कमजोरी नहीं है? तो पहली कमजोरी है, उसको देख लेते हैं। तो एक खर्चीली है, बिल्कुल सही बात, सबको बुला के बैठाना पड़ेगा, चाय पानी कराना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, तो बवाल तो है। दूसरा, समय की अधिक खपत, बिल्कुल। साक्षात्कार, ये देखो कर दिया, साक्षात जो भी है इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। ठीक है, साक्षात्कार कर्ता के पक्षपात पूर्ण होने की संभावना और प्रश्नों को पुनर्रचित करने का अवसर नहीं। तो यहाँ पर
जो साक्षात्कार विधि की एक कमजोरी मानी गई है वो मानी गई है इस अनुसार कि प्रश्नों को पुनर्रचित करने का अवसर यहाँ पर नहीं मिल पाता। एक बार मिल गई संरचना, इंटरव्यू मेथड को हमने यूज कर लिया तो उसका हम प्रयोग करते हैं। फिलहाल कई जगहों पर सी विकल्प भी सही माना गया है कि जो साक्षात्कार करता है वो पक्षपात पूर्ण भी हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर हम इस ऑप्शन को मानते हैं कि प्रश्नों को हम पुनर्रचित करने का अवसर नहीं मिलता। द्विखंड विधि, ठीक, तो जानते हैं द्विखंड विधि का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन, अल्फ्रेड ने, गिलफोर्ड या गिलफोर्ड नहीं, गिलफोर्ड है, ठीक है, और स्पीयरमैन। द्विखंड का सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पीयरमैन महोदय ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विचलनशीलता का सर्वोत्तम मापन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन या डेविएशन का मेजरमेंट हम किस मेथड से हम बहुत सबसे अच्छा तरीके से करेंगे? रेंज से करेंगे, या प्रसार से करेंगे, माध्य विचलन से करेंगे, कि मानक विचलन से करेंगे, कि चतुर्थांक विचलन से करेंगे, ठीक है। तो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि विचलनशीलता में अगर हम बात करेंगे तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे कि ये सबसे अच्छा होता है और सेंट्रल फ्रीक्वेंसी में सबसे अच्छा मीन होता है। दो वर्ग सीमाओं के मध्य का अंतर क्या कहलाता है? वर्ग अंतराल, वर्ग विशालता, आवृत्ति और मध्य बिंदु। तो हम जानते हैं, मैंने आपको जो क्लास में बच्चे हैं उनको मैंने पढ़ा रखा है कि जो दो वर्ग की जो सीमा है, ठीक है, जैसे 90 से 99 करके आता है तो हम ऊपर क्या लिखते हैं? यहाँ पर हम जो कॉलम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं क्लास CI, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल बोलते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण नहीं है? कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण नहीं है? बहुविकल्पी प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न प्रकार के सुमेलित करने वाले वर्गीकरण, तो लघुत्तरी वाले नहीं है, बाकी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्राचीन भारत में गुरुकुल पद्धति में अपनाई जाने वाली शिक्षण विधियां कौन सी थी? श्रवण, मन और निधिध्यासन। मनन होता तो चल जाता काम, तो 1 और 3 कहाँ है? यहाँ D है, चलो काम खत्म। श्रवण, मनन, निधिध्यासन का प्रयोग कैसे होता था? ठीक है, यहाँ मन लिखा है और विकल्प भी दो आ रहे हैं। विद्यार्थियों को सक्रिय एवं निष्क्रिय, मतलब क्या है? श्रवण का मतलब जानते हैं आप? श्रवण मतलब सुनना, सुनकर बात उसको फिर विचार करना और उसको एकांत में समझने का प्रयास करना, ठीक है, उसको हम निधिध्यासन कहते हैं, ठीक, मतलब प्रैक्टिस के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। विद्यार्थियों को सक्रिय एवं निष्क्रिय में वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से हम कौन सी मापनी का प्रयोग करते हैं? शैक्षिक मापन का ये प्रश्न है, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन का ये प्रश्न है। और शैक्षिक मापन के प्रकारों को मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था कि मापन के प्रकार कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के मापन के प्रकार हैं, ठीक। उस 4 प्रकार के मापन के प्रकारों में सबसे पहले हम किसी एक विशेषता के आधार पर यदि हम किसी को अलग अलग वर्गों में सम्मिलित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नामित कहते हैं, क्रमिक कहते हैं, समान अंतराल कहते हैं, कि अनुपात कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि जब किसी विशेषता के आधार पर हम किसी छात्र को या किसी व्यक्ति को अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करते हैं तो वो हमारा नामित मापन कहलाता है। वेरी गुड, आगे चलें। बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में शामिल नहीं था, तो क्या शामिल था? बुनियादी कला शामिल था, शारीरिक क्रियाएं शामिल था, माध्यम के रूप में अंग्रेजी, अच्छा, सहसंबंध का सिद्धांत तो बाकी चीजें थी। अंग्रेजी के लिए तो गांधी जी लड़ाई ही लड़ रहे थे, तो माध्यम के रूप में अंग्रेजी नहीं, ये शामिल नहीं था। सीखने का अंतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अपने कुछ साथी हैं जो कहते हैं कि हिंदी में उनको प्रॉब्लम है, तो प्रयास मैं करता हूँ कि दोनों भाषा का मैं प्रयोग करूँ। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो सकता है, किसमें हो सकता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, अच्छा, इंसान से पशु में, वेरी गुड, व्यक्ति से पशुओं में, बहुत बढ़िया, एक संस्था से दूसरी संस्था में, एक अंग से दूसरे अंग में। तो ये 3 बवाल तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा। ये पढ़ा है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैन बी कंसीडर वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, और इसे हम बाइलैटरल ट्रांसफर भी कहते हैं, है ना, इसे हम बाइलैटरल ट्रांसफर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जवाब सही होगा कि सीखने के अंतरण में हमारा एक अंग से दूसरे अंग में ट्रांसफर होता है। जब जैसे हम दाहिने हाथ से लिखते हैं तो बाएं हाथ में हम थोड़ा थोड़ा तो लिख ही देते हैं। प्राप्तांक का अधिक व्यवस्थित समूहों में, प्राप्तांकों का, अच्छा, अधिक व्यवस्थित समूहों में व्यवस्थापन क्या कहलाता है?
देखिए बिखरे हुए जब आंकड़े आपको, जैसे मान लीजिए एक क्लास में 50 बच्चे हैं, ये भी शैक्षिक मापन का प्रश्न है, और 50 बच्चों के किसी सब्जेक्ट में 50, मतलब कोई हिंदी का टेस्ट हुआ तो 50 बच्चों के 50 आएंगे ना नंबर, तो ये 50 बच्चों के जो 50 नंबर हैं, जो इस तरीके से जो बिखरा हुआ आंकड़ा है, इसको अगर हम एक ग्रुप फॉर्म में अरेंज करें तो उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज आपसे पूछी गई है। तो इस तालिका को बनाना क्या कहलाता है, तो इस तालिका को बनाना कहलाता है प्राप्तांक वितरण, कहलाता है आवृत्ति वितरण, कहलाता है तालिका निर्माण, कहलाता है आवृत्ति बहुभुज कहलाता है। तो बहुत तेजी में आप रहेंगे तो हो सकता है तालिका निर्माण आप लगा दें, लेकिन यहाँ पर हम इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या आवृत्ति वितरण कहलाता है। बच्चों के अंक बहुत सारे हैं और उनको आपको एक ऐसे फॉर्म में अरेंज करना है जिस पर आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा सकें और कोई एक एक समझने वाली चीज निर्मित कर सकें, उसे हम आवृत्ति वितरण के रूप में डेटा को अरेंज करना कहते हैं। अच्छे तरीके से मैंने आपको शैक्षिक मापन मूल्यांकन में पढ़ा रखा है। ठीक, यहाँ पर बहुत अधिक अगर हम सॉल्व में जाएंगे तो फिर हमारा काफी समय चला जाएगा, और यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों में नहीं पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, जब सर्वाधिक स्थायित्व वाला केंद्रीय वृत्त का माप चाहिए हो तो क्या करोगे। तो मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया था क्या करना होगा। मध्यमान चाहिए कि मध्यांक चाहिए, बहुलक चाहिए कि प्रसार चाहिए। तो हमें जानते हैं मीन चाहिए। क्या चाहिए, मीन चाहिए। ठीक, मीन। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया। तो किसने दिया भाई, बताओ बताओ किसने दिया। बुद्धि का 3D मॉडल किसने दिया है। ठीक, तो बुद्धि का 3D मॉडल दिया है किसने दिया है भाई, गिलफोर्ड महोदय ने बुद्धि का 3D मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इदम संचालित होता है, इदम अहम पराहम, ये तीन हैं और ये किससे संचालित होते हैं, यथार्थता के सिद्धांत द्वारा संचालित होते हैं, कि प्रतिवाद के नियम द्वारा, कि आनंद के नियम द्वारा, कि नैतिकता के नियम द्वारा। तो इदम जो संचालित होता है वो हमारा आनंद के नियम द्वारा संचालित होता है, अहम जो होता है वो वास्तविकता के नियम या यथार्थता के नियम द्वारा संचालित होता है, और पराअहम जो हमारा होता है वो नैतिकता के नियम पर संचालित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखने में थॉर्नडाइक किस बात पर बल देते हैं, सहचार्यात्मक संबंधों में, गत्यात्मक संबंधों में, न सहचार्यात्मक न गत्यात्मक, सहचार्यात्मक और गत्यात्मक दोनों प्रकार के। तो फिलहाल यहाँ पर सहचार्यात्मक संबंधों पर, वैसे संबंधवाद की बात यहाँ पर की गई है, लेकिन थॉर्नडाइक सहचार्यात्मक संबंधों पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा से क्या मतलब है, सुख का साधन है, मोक्ष का साधन है, जीवन की तैयारी है, या स्वयं जीवन है। तो ये बिल्कुल सही बात है, स्वयं जीवन है। जीवन की तैयारी न होकर के स्वयं जीवन है, ये परिभाषा काफी प्रचलित है। उपलब्धि परीक्षण में किसी एकांश का सबसे वांछनीय कठिनाई स्तर या कठिनाई मान स्तर क्या होगा। तो आप बताइए एकांश का मतलब क्या होता है। तो एकांश को हम आइटम भी बोलते हैं, जो हमारे रिसर्च के साथी वो जानते हैं आइटम का मतलब क्या होता है, और जो नहीं है वो इसे जान लें कि इसका मतलब होता है क्वेश्चंस। ठीक, कितने क्वेश्चन हमारे हैं वो हम यहाँ पर हम आइटम्स कह सकते हैं। तो एकांश जो हमने जो पेपर लिया है, पेपर में हमारा कठिनाई स्तर क्या होना चाहिए। तो वैसे तो हमारा कठिनाई स्तर जो है वो 0.3 से 0.6 या 7 के बीच में होना चाहिए। देखो यहाँ पर दिया हुआ भी है कि 0.7 से 0.3, यानी एवरेज होना चाहिए, बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, बहुत सरल भी नहीं होना चाहिए, एक एवरेज टाइप का हमारा पेपर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि निबंधात्मक प्रश्न अच्छे होते हैं, क्योंकि वे कैसे होते हैं, क्योंकि वे होते हैं, एक मिनट जरा 1 मिनट का समय दीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निबंधात्मक प्रश्न अच्छे होते हैं क्योंकि वे होते हैं हमारे वस्तुनिष्ठ होते हैं, या समय की बचत वाले होते हैं, बचत वाले, विश्वसनीय होते हैं, या निदानात्मक होते हैं। ठीक है, तो अच्छे होते क्यों, क्योंकि वस्तुनिष्ठ होते हैं, समय की बचत वाले होते हैं, या निदानात्मक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा निदानात्मक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ से हम कहते हैं कि हमारे बच्चों में क्या एबिलिटी है। ठीक है, ये उसे बना के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा निदानात्मक प्रश्न का जवाब
आगे आने वाली 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती भी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित स्थान पर विद्यालय की स्थापना की। तो किस स्थान पर विद्यालय की स्थापना की? बोलपुर में की, जयपुर में की, पौंडीचेरी में की और वर्धा में की। में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ने शिक्षण संस्थान की स्थापना की और हमारा हम सब जानते हैं विश्व भारती एक प्रचलित संस्था वहां पर डेवलप हो चुकी है। निम्नलिखित में से किसे मनो ऊर्जा का भंडार, निम्नलिखित में से किसे मनो ऊर्जा का भंडार कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? इदम को कहते हैं, अहम को कहते हैं, पराहम को कहते हैं, उपरोक्त तो सभी को कहते हैं। तो मनो ऊर्जा का भंडार हम कहते हैं इदम को, हम मनो ऊर्जा का भंडार कहते हैं। इदम को हम मनो ऊर्जा का भंडार कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या वंशानुगत होता है? तो शारीरिक विभिन्नता, व्यवहारगत विभिन्नता, शैक्षिक विभिन्नता और आर्थिक विभिन्नता। तो हम सभी जानते हैं कि जो शारीरिक विभिन्नता है वही वंशानुगत है, बाकी चीजों को हम अपने जीवन में सीख सकते हैं। यूनेस्को द्वारा सन 1972 में प्रस्तुत शिक्षा प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था? लर्निंग टू लिव, लर्निंग विदाउट बर्डन, अनकंटिन्यूअस लर्निंग एंड लर्निंग टू बी। लर्निंग टू बी, डू नहीं है, टू है। ठीक है, टाइप करने में गड़बड़ है, तो लर्निंग टू बी हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुशासन स्थापना का एक सकारात्मक साधन क्या है? बच्चों को डांट फटकार कर आप अनुशासन स्थापना का प्रयास करेंगे या कोई और? तो कह रहा है कि उनको निलंबित कर दीजिए या फिर सस्पेंड कर दीजिए कॉलेज से, या फिर उनको शारीरिक दंड दीजिए, या फिर उन पर फाइन लगाइए, या फिर छात्र स्व अनुशासन की बात यहाँ पर कही गई है। तो सबसे अच्छा क्या होगा? सबसे अच्छा होगा बताइए, छात्र स्व अनुशासन की बात यहाँ पर सबसे अच्छा जवाब होगा। सृजनात्मकता का परीक्षण विकसित किसने किया? तो विनय बुद्धि से है। वेस्लर का जो आपका परीक्षण है वो भी बुद्धि से है। कैटल का 16 पीएफ व्यक्तित्व से है। ठीक, टॉरेंस जो है वो सृजनात्मकता के परीक्षण से संबंधित है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विनय का जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, सॉरी, विनय का जो बुद्धि परीक्षण है वो किस श्रेणी में आता है? तो ये शाब्दिक सामूहिक में आता है, अशाब्दिक सामूहिक में आता है, या शाब्दिक व्यक्तिक में आता है, कि अशाब्दिक व्यक्तिक परीक्षण में आता है? तो विनय का बुद्धि परीक्षण सबसे पहला बुद्धि परीक्षण है जो कि शाब्दिक था और इंडिविजुअल था, यानी व्यक्तिक था। तो शाब्दिक व्यक्तिक परीक्षण का निर्माण बुद्धि का किसने किया है? विनय महोदय ने किया है सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिगत विभेद पाया जाता है, इसमें पाया जाता है व्यक्तिगत विभेद वातावरणीय परिस्थितियों में, ज्ञानात्मक परिस्थितियों में, भावात्मक या प्रत्यक्षात्मक परिस्थितियों में। तो देखो यहाँ पर जो प्रत्यक्षात्मक का मतलब है, तो यहाँ पर परसेप्चुअल ऑर्डर पे है। और परसेप्शन क्या होता है, परसेप्चुअल क्या होता है, ये मैंने आपको अच्छे से बताया है। फटाफट बता देता हूँ, तो आप ऐसे समझिए कि कितने कम समय में आप किसी घटना के कितने अधिक पक्षों पर ध्यान दे पाते हैं, वो आपकी प्रत्याशात्मक क्षमता कहलाती है। तो व्यक्तिगत विभेद इसी पार्ट में ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? तो नवीनता है, मौलिकता है, सहानुभूति और संवेदनशीलता। तो सहानुभूति सृजनात्मकता में नहीं आती है। फिलहाल यहाँ पर जो बताए गए हैं सब्सटेंस सृजनात्मकता के, उनमें ये 3 हैं, बाकी ये नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लेटो द्वारा शिक्षा पर लिखी गई महान पुस्तक कौन सी है? एजुकेशन फिलॉसफी, द एजुकेशन, द रिपब्लिक और द एमिल। तो हम जानते हैं कि प्लेटो द्वारा शिक्षा पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? द रिपब्लिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? इसको हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, कीबोर्ड कुछ प्रॉब्लम करने लगा है। ठीक, राममूर्ति समिति ने सभी बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाने के प्रयास में निम्नलिखित में से किसके पक्ष में थे? तो हम सब जानते हैं 1992 में जब 1986 की शिक्षा नीति जो हमारी बनी थी उसकी समीक्षा के लिए राममूर्ति समिति का निर्माण किया गया है। तो उसमें किसकी बात कही गई है? पब्लिक, पड़ोसी, नवोदय या फिर मुक्त? तो मुक्त नवोदय विद्यालय के पक्ष में अधिक है कि इसमें ग्रामीण बच्चे जो हैं
उनकी माध्यमिक शिक्षा यहाँ पर अच्छी हो सकेगी। अगला क्वेश्चन है कि स्मृति की 3 अवस्थाएं कौन सी? तो वुडवर्ड साहब हैं जिन्होंने स्मृति की विषय में उल्लेख किया हुआ है, और यहाँ पर हम बात करते हैं कि स्मृति की कौन सी 3 अवस्थाएं? पहचान, धारण, प्रत्याहरण। ठीक है, रिकॉल की बात हो गई यहाँ पर, आइडेंटिफाइड, रिटेंशन और रिकॉल। संकेतन, संचयन और पुनः प्राप्ति, धारण, विश्लेषण, संश्लेषण, संकेतन, धारण और पुनः प्राप्ति। तो बिल्कुल भी गांठ बांध कर रख लो, पिछली बार ये 2 जगह क्वेश्चन पूछा गया, जीआईसी में भी ये क्वेश्चन आया था कि स्मृति की निम्नलिखित में कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। सबसे पहले पहचान, धारण और फिर प्रत्याहरण। ठीक, किसी चीज को हम देखेंगे, उसके बाद उसके बारे में उसको हम माइंड में पहुंचेगा, उसके बाद हम रिकॉल करेंगे, हाँ ये वही चीज है। अगला क्वेश्चन क्या है? 98, कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं? हमारा अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड, यह अर्जित होता है? अच्छा हाँ बिल्कुल होता है। व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होता है? बिल्कुल होता है। यह गत्यात्मक होता है? हाँ, हमारी सोच किसी भी व्यक्ति के प्रति बदल सकती है, और वह स्थायी है। तो हमारी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है, तो ये स्थायी नहीं होती, हमारी सोच कुछ समय बाद किसी पर बदल भी सकती है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधिगम जिसमें परिणामों के फलस्वरूप ऐच्छिक व्यवहार सबल या निर्बल हो जाता है। तो ऐसा कौन सा है जिसमें ऐच्छिक व्यवहारों की बात कही गई है? तो ऐच्छिक व्यवहारों की बात शास्त्रीय अनुबंधन में कही गई है क्या? सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन में कही गई है क्या? प्रयत्न एवं भूल, ट्रायल एरर थ्योरी में कही गई है क्या? या संकेत अधिगम में कही गई है क्या? तो ऐच्छिक व्यवहार का उल्लेख सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। मापन का प्रथम और निम्नतर स्तर कौन सा है? ठीक है, तो हम सब जानते हैं और अभी ऊपर चर्चा हो भी चुकी है। क्रमिक है, नामित है, अंतराल है या अनुपात है? सबसे निम्नतम स्तर नामित स्तर को कहा जाता है। इनमें से कौन शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं? इंडिविजुअल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो नहीं है। शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, नागरिक के रूप में विकास या सौंदर्य बोधात्मक विकास? तो नागरिक में आ जाएगा हमारा सामाजिक शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य आ जाएगा, और ये व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक इसमें जो है कंफ्यूजन वाला है। चारों ऑप्शन जो है हर्बर्ट, विलियम जेम्स वुड और मॉरिसन की बात यहाँ पर जब कही गई है, तो वैसे तो थॉर्नडाइक को हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर विकल्प के आधार पर हर्बर्ट को माना गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम के प्राथमिक नियम कौन से? तो हम जानते हैं अधिगम के प्राइमरी नियम किसने दिए हैं? ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी नियम दिए हैं ना अधिगम के किसी ने? तो जिसने भी दिए हैं उनके बारे में आप सभी जानते हैं। कौन कौन से हैं इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ठीक, पहला है अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का नियम, प्रयोग, प्रेरणा या प्रभाव का नियम, ठीक, तत्परता, प्रभाव या प्रेरणा का नियम, अभ्यास, प्रभाव या प्रेरणा का नियम। तो हम जानते हैं कौन सा है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है। बाकी बवाल के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारित किया गया किस लेवल के बच्चों के लिए? तो ये फिलहाल तो कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ये व्यवस्थित किया गया था। यहाँ पर 4 और 5 का जवाब सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आईक्यू बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया, बिने ने दिया, साइमन ने दिया, बिने साइमन, अच्छा, टर्मन ने दिया। तो फिलहाल बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय के लिए हम जवाब सवाल का आंसर लगाते हैं टर्मन, और बुद्धिलब्धि के सूत्र के लिए हम लोग आंसर लगाते हैं स्टर्नहोदय। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, इसको हम लोग 106 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने कहा शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है? किसने कहा शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है? तो डिस्टर्ब मत करो भाई, चुपचाप कंप्लीट करने दो लेक्चर। किसने कहा शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया है? जॉन लॉक ने कहा, जॉन डीवी ने कहा, जॉन एडम्स ने कहा, टीपी नन ने कहा। तो हम सब जानते हैं ये स्टेटमेंट किसका है, जॉन एडम्स का है। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट टीएटी मापन किसका करता है? बताओ भाई, बुद्धि का करता है, अभिक्षमता का करता है, निष्पत्ति का करता है या व्यक्तित्व का करता है? तो हम सब जानते हैं कि टीएटी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट
मापन करता है, किसका? व्यक्तित्व का मापन करता है। किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का मापन करता है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन? हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, साइमन कमीशन, कोठारी कमीशन। तो हम जानते हैं इसमें से साइमन कमीशन जो है ये शिक्षा से संबंधित नहीं है, लेकिन इसने जो है प्राथमिक शिक्षा की समिति के लिए हटा कमेटी का गठन किया था। नवोदय विद्यालय क्या है? आवासीय हैं, केवल बालिकाओं के लिए है, राज्य द्वारा संचालित हैं, या फिर प्राथमिक विद्यालय हैं? तो वैसे तो ये राज्य द्वारा भी संचालित हैं और आवासीय विद्यालय भी हैं, प्राथमिक विद्यालय तो ये बिल्कुल नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े और कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, जब एक कार्य का निष्पादन दूसरे कार्य के निष्पादन में अवरोध उत्पन्न करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं, नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं, शून्य कहते हैं, या क्षैतिज कहते हैं। तो जब एक दूसरे में अवरोध उत्पन्न करेगा तो हम जानते हैं उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग नकारात्मक बोलेंगे। जी, तो हम चर्चा कर रहे थे, जब एक कार्य का निष्पादन दूसरे कार्य के निष्पादन में अवरोध उत्पन्न करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं इसे हम निगेटिव ट्रांसफर कहते हैं। और जब एक कार्य दूसरे कार्य में बाधा, जैसे हिंदी मीडियम का बच्चा है, इंग्लिश मीडियम में उसे प्रॉब्लम होती है। शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार का क्या अर्थ है? शिक्षा के समाजशास्त्री यानी शिक्षा की व्यवस्था करनी है और उनमें हमें समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की व्यवस्था करनी है। ठीक, समाजशास्त्रीय जो मान्यताएं हैं उनका पालन करना। तो शिक्षा को समाज के अनुसार बनाना, समाज को शिक्षा के अनुसार परिवर्तित करना, समाज शिक्षा की समस्याओं को हल करने में समाजशास्त्र के ज्ञान का उपयोग, या समाजशास्त्र के सिद्धांतों के निर्माण में शिक्षा के ज्ञान का नहीं, शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए हम समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। शिक्षा की समस्या क्या है कि यहाँ पर सबको शिक्षा मिल सके और बराबर शिक्षा मिल सके। तो यहाँ पर जो हमारा सामाजिक जो नियम है उसमें सद्भाव और समरसता की बात करते हैं। तो शिक्षा की समस्याओं में जब हम समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं तो इसे हम शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। 113 नंबर पे आ गए हैं हम लोग। राष्ट्रीयता में अंधविश्वास रखने में क्या कठिनाई है? आप बहुत अधिक नेशनलिस्ट हैं, तो एक्सट्रीम नेशनलिस्ट में क्या प्रॉब्लम होती है? राष्ट्रीय अखंडता में विश्वास, सामुदायिक सामंजस्य में विश्वास के विकास में, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में, सामाजिक सामंजस्य के विकास में। तो जब आप एक्सट्रीम नेशनलिस्ट होते हैं तो आप दूसरे राष्ट्रों की जो प्रगति है वो आपको खटकने लगती है और यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव है वह डेवलप नहीं हो पाता। इसीलिए राष्ट्रीयता में अंधविश्वास रखने से कठिनाई क्या उत्पन्न होती है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यक्तित्व प्रक्षेपी विधि नहीं है? व्यक्तित्व प्रक्षेपी विधि नहीं है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। कौन सी प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है? रोसा स्याही धब्बा है, प्रासंगिक अंतर्बोध है, हाईस्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली और बालक अंतर्बोध। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर समझ में आएगी कि ये कैटल की व्यक्तित्व आविष्कारिका है और हाईस्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? कैटल महोदय ने किया था। और ये हमारी एक व्यक्तित्व आविष्कारिका है, यह हमारी प्रश्नावली के रूप में है, इसको हम अलग श्रेणी में रखते हैं। सतत एवं द्विविभाजी चरों के मध्य सहसंबंध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। सतत और द्विविभाजी चरों के मध्य सहसंबंध की गणना के लिए हम क्या करते हैं? पॉइंट बाई सीरियल यानी द्विपांक्तिक सहसंबंध विधि, गुण आघूर्ण बहुसंबंध फाई। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बाई सीरियल होगा। ठीक है, वैसे तो बाई सीरियल कोरिलेशन की बात हम सतत और द्विविभाजी में करते हैं। पॉइंट बाई सीरियल में हमारी सतत और वास्तविक द्विविभाजी चरों के मध्य जो संबंध होता है वो पॉइंट बाई सीरियल का होता है। यहाँ पर जो लिखा है उस आधार पर हम यहाँ पर इसे हम यही कहेंगे। जैसे बाई सीरियल टेस्ट जो होता है द्विपांक्तिक, पॉइंट बाई सीरियल हमारा सतत और वास्तविक द्विविभाजी के लिए होता है। यहाँ पर बाई सीरियल लिखा हुआ है और वो किसके लिए सही होगा? सतत और द्विविभाजी चरों के मध्य कोरिलेशन ज्ञात करने के लिए हम बाई सीरियल विधि का प्रयोग करते हैं। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के महान समर्थक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं, लाला लाजपत राय हैं, कि दादा भाई नौरोजी हैं, कि विट्ठल भाई पटेल हैं। तो अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा के लिए सर्वप्रथम प्रयास गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया।
शिक्षा में प्राच्य पाश्चात्य विवाद का प्रारंभ किया गया, किसने किया? मैकाले ने किया, कर्जन ने किया, डलहौजी ने किया, रिपन ने किया। तो हम जानते हैं शिक्षा में जब भी कोई बवाल की बात आती है तो मैकाले को हम ब्लेम करते हैं, मैकाले पर ही सारा ठिकरा फोड़ा जाता है। हम भी क्यों पीछे रहे? अभिप्रेरणा के प्रत्यय की प्रकृति है, अभिप्रेरणा के प्रत्यय की प्रकृति क्या है? मनोवैज्ञानिक है, मनोसामाजिक है, मनोशारीरिक है या सामाजिक है? तो अभिप्रेरणा का जो प्रत्यय है उसकी जो प्रकृति है वो मनोशारीरिक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने में स्थानांतरण से संबंधित है? सीलगुड़ सिद्धांत व्यक्तित्व का है, टाइट थ्योरी व्यक्तित्व की है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, सामान्यीकरण का सिद्धांत जुड़ महोदय द्वारा दिया गया और ये हमारे अधिगम स्थानांतरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 120 नंबर पे क्वेश्चन है, सांस्कृतिक परिवर्तन में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? तो सांस्कृतिक परिवर्तन में किसको सम्मिलित नहीं करते हो? सांस्कृतिक आदान प्रदान को, सांस्कृतिक विलंबना को, सांस्कृतिक सामाजिक स्वीकृति को या चरणात्मक विरोध। तो यहाँ पर जो जवाब आता है सांस्कृतिक विलंबना को हम इसमें सम्मिलित नहीं करते। वह कारक जो किसी गतिविधि को प्रारंभ कर और जारी रखता है वो क्या कहलाता है? तो अभिव्यक्ति, अभिक्षमता, मूल प्रवृत्ति या प्रेरणा या मोटिवेशन। तो मोटिवेशन की परिभाषा ही है कि किसी कार्य को प्रारंभ करना, उसे जारी रखने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? मोटिवेशन कहलाती है। किसकी परिभाषा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। सीखना सिनेप्टिक प्रतिरोध की में किसका परिणाम है? यहाँ पर है ये रिक्त स्थान का परिणाम है। तो कटौती कैसे? तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा लेक्चर्स में। वैसे यहाँ पर हम चर्चा कर सकते हैं और कई बार मैंने आपको बताया भी कि नई चीजें, जैसे कई बार हमको भोजपुरी गाने नहीं समझ में आते लेकिन धीरे धीरे सुनते सुनते समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो सीखना क्या है? सिनेप्टिक प्रतिरोध का कटौती का परिणाम है। ठीक, अभी आगे मैंने आपको बता रखा है, कभी उचित समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर उसको डिस्कस करने में काफी समय जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि बच्चों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों की ओर आकृष्ट करने वाला प्रथम पथदर्शक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, पेस्टालॉजी, रूसो या अरस्तु? तो सबसे इसमें हम नाम लेते हैं अरस्तु का। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों की ओर जो हमारा आकर्षण है उसकी ओर बात की गई उसके बारे में। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक, क्यों मैं कह रहा हूँ सुपर के बच्चे भी यहाँ से लाभान्वित हो सकते हैं? ये दो क्वेश्चन रखा हुआ है। शुल्क रजिस्टर, अवकाश रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर या छात्रवृत्ति रजिस्टर? कौन सा वाला जो है हमारा इसमें शैक्षिक अभिलेख है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो इसमें शुल्क रजिस्टर को हम रखते हैं, किसको रखते हैं? तो यहाँ पर जो रखा गया है वो रखा गया है उपस्थिति रजिस्टर को शैक्षिक अभिलेख के अंतर्गत रखा गया। शुल्क, अवकाश और छात्रवृत्ति ये सब किसमें आ जाएंगे? ये हमारे वित्त के रजिस्टर हैं उसमें संबंधित होगा और उपस्थिति रजिस्टर को हम शैक्षिक अभिलेख में अंतर करते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है? समाज की संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समाज की संरचना बनी हुई है और उस समाज की संरचना में हमें परिवर्तन करना है, तो उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? सामाजिकरण कहते हैं? नहीं, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन और सांस्कृतिकरण। तो जाहिर सी बात है, छोटी सी बात यहाँ पर लिखी है, सामाजिक संरचना में जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में उसको रखते हैं। तो ये हमारे 2013 के 125 क्वेश्चन सॉल्व हुए। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थोड़ा सा व्यस्तता के कारण कल लेक्चर आपको नहीं मिल पाया या सुबह लेक्चर आपको नहीं मिल पाया, शाम को लेक्चर मिल रहा है, तो थोड़ा सहयोग करिए। चीज़ों को मेंटेन करने में, पटरी पर आने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपको मैं पूरी तरीके से आपको सारा लेक्चर कंप्लीट कराऊंगा। जो साथी रिवीजन बैच के मूड में हैं तो आप बताइए, तो फिर जून से शुरू करते हैं, 1 जून से साथ में पढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या तैयारी की जा सकती है। धन्यवाद, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भारत माता की जय।